नमस्कार। आज हम मृदा की धारण क्षमता वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं क्या है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि कोई भी संरचना जब मृदा पर बनती है तो संरचना का एक हिस्सा मृदा पर बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशन अर्थात आधार। फाउंडेशन संरचना का वह हिस्सा है जो उसके सुपर स्ट्रक्चर यानी ऊपर वाले हिस्से जिसमें स्लैब और कॉलम इत्यादि आते हैं, उनका भार वहन करते हुए मृदा में हस्तांतरित करती है। इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका डिज़ाइनिंग या अभिकल्पन बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। सॉइल या मृदा के जो गुण होते हैं वह मुख्यतः संरचना की आधार के डिज़ाइन के समय जो ध्यान में दिए जाते हैं वह है उसका अपरूपण सामर्थ्य तथा उसमें बैठाव या विकृति कितनी होती है, ये जानना आवश्यक है। अपरूपण सामर्थ्य या शियर स्ट्रेंथ के साथ साथ सेटलमेंट की जो लिमिट है वह भी कुछ सीमाओं के अधीन रहनी चाहिए, वो भी निर्धारित की जा चुकी है, उनसे अधिक नहीं होनी चाहिए। मृदा की धारण क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है, आइए उनके बारे में देखें। इसमें सर्वप्रथम आता है कि जिस मृदा पर आधार बना है उसकी किस्म क्या है तथा उसके भौतिक व इंजीनियरिंग गुण क्या हैं। मुख्यतः ये पाया गया है कि मोटे कणों वाली कणदार मृदाओं में अपरूपण सामर्थ्य तो अधिक पाया गया है, लेकिन वह बैठाव और सेटलमेंट के विरुद्ध उनकी धारक क्षमता कम होती है। वहीं दूसरी ओर मोटे कणों वाली मृदाओं में अपरूपण सामर्थ्य कम होता है, लेकिन बैठाव और सेटलमेंट के अगेंस्ट उनका धारण क्षमता अधिक होता है। इसी प्रकार से अगला कारक है जो आधार के गुणों पर निर्भर करता है, जैसे आधार का आकार, उसके डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई इत्यादि, तथा आधार की गहराई जमीन की सतह से कितनी है और उसकी दृढ़ता। मुख्यतः धारण क्षमता कम गहराई वाली नीमों यानी शैलो फाउंडेशन के लिए निचली मृदा कितनी रखती है ये महत्वपूर्ण होता है। वहीं अधिक गहराई वाली मृदा की आधार जैसे पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन, उनके केस में ये पाया गया है कि आधार का निचला हिस्सा उतनी गहराई तक ले जाया जाता है जहाँ पर हमें धारण करने की क्षमता वाली मृदा या सतह मिल जाए। अगला कारक है बैठाव। संरचना का बैठाव की एक सीमा निर्धारित की जाती है, उसके आधार पर ही मृदा की धारण क्षमता क्या है ये जांचने पर ही बैठाव की सीमा निर्धारित की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो धारण क्षमता को प्रभावित करता है, वो है जलांश। भौम जल तल मृदा के आधार से कितना गहराई पर है यह बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि धारण क्षमता भौम जल तल की गहराई से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला कारक है शुरुआती या प्रारंभिक प्रतिबल। यदि मृदा पहले से ही प्रतिबलित है तो धारण क्षमता प्रभावित होती है। मृदा की धारण क्षमता जानने के लिए कई मेथड्स हैं, आइए उनके बारे में देखें। पहला है
टेबलों तथा कोड की सहायता से, मुख्यतः बिल्डिंग कोड्स की सहायता से, यह पुराने अनुभवों के आधार पर बनाए गए होते हैं जो किसी क्षेत्र की मृदा के बारे में अनुभवों के आधार पर कुछ संख्याएं या मान दिए रहते हैं। उनके आधार पर हम लोग बियरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता मृदा की जान सकते हैं। अगला है एनालिटिकल मेथड। इसमें कुछ गणनाएं करने की विधियां हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर है क्षेत्र में किया गया प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट बेयरिंग टेस्ट बहुत ही भारी भरकम और समय खर्चीला एक क्षेत्र में किया जाने वाला टेस्ट है। इसके अलावा पेनिट्रेशन या बेधन टेस्ट भी होते हैं जो छोटे छोटे उपकरणों को ज़मीन में धंसा करके उसकी धारक क्षमता सूत्रों के आधार पर ज्ञात करने की विधि है। अगला है मॉडल और प्रोटोटाइप। इसमें मृदाओं के मॉडल्स बना लिए जाते हैं जिसमें अलग अलग किस्म की मृदाओं पर जो संरचनाएं बननी है उनके मॉडल और उनके प्रोटोटाइप बना करके उन पर प्रयोग करके हम लोग क्षेत्र में वास्तविकता में बनाई गई संरचना के लिए धारक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तत्पश्चात लेबोरेटरी परीक्षण हैं। विभिन्न प्रकार के एनालिटिकल अप्रोच के लिए सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें इलास्टिक थ्योरी पर आधारित है स्लाइसर्स मेथड और क्लासिकल अर्थ थ्योरी पर रैंकाइन मेथड, पॉकर्स मेथड, बेल्स मेथड। प्लास्टिकता के आधार पर जो थियरीज आई हैं वो है फेलिनेस मेथड, प्रेंडल्स मेथड और टर्जागी का मेथड। टर्जागी का मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा मेयरऑफ्स मेथड, स्कैम्पटन्स मेथड, हेंसन्स मेथड एंड विसेक्स थियरी भी है। आइए कुछ परिभाषाएं धारण क्षमता से संबंधित हम लोग जान लें। प्रथम है परम धारक क्षमता या सकल धारक क्षमता। यह वह सकल दाब है जो किसी भी आधार के तल के नीचे मृदा पर लगता है जिसमें मृदा अपरूपण में विफल होती है। इसे परम धारक क्षमता या सकल धारक क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से दर्शाया जाता है। इसमें आधार तथा उसके तल के ऊपर की मृदा का कुल भार कितना है ये जोड़ने के पश्चात लगने वाला दाब सकल दाब या अल्टीमेट धारक क्षमता QU के बराबर होता है। अगली है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अगला है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या शुद्ध परम धारण क्षमता। यह वह शुद्ध दाब की वृद्धि है आधार के तल पर जिसके कारण मृदा में अपरूपण विफलता हुई है। सूत्र के हिसाब से QNU यानी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बराबर परम धारण क्षमता माइनस में मृदा का अधिभार, यानी जो भार मृदा का आधार के ऊपर की मृदा के कारण उत्पन्न हो रहा है। अगली परिभाषा है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध सुरक्षित धारण क्षमता। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी अर्थात शुद्ध सुरक्षित धारण क्षमता, जिसे QNS से दर्शाया जाता है। यह वह शुद्ध मृदा दाब है जो सुरक्षित तौर पे मृदा पर बिना मृदा को अपरूपण में विफल हुए हस्तांतरित किया जा सकता है। सूत्र के हिसाब से QNS होता है QNU बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुख्यतः 2 या 3 लिया जाता है। अगला है ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी या सकल सुरक्षित धारण क्षमता, जिसे QS से दर्शाया जाता है। यह वह उच्चतम दाब है जो मृदा वहन कर सकती है बिना अपरूपण में विफल हुए। इसका सूत्र है QS बराबर QNU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF, जहाँ गामा मृदा का इकाई भार है, DF आधार का जमीन की सतह से गहराई है। आइए अगला जानने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मृदा की धारण क्षमता के कारण विफलता केवल अपरूपण में नहीं होती है, बल्कि बैठाव के कारण भी होती है। इसीलिए अगली जो हम लोग धारण क्षमता की परिभाषा देख रहे हैं वह है शुद्ध सुरक्षित बैठाव दाब, यानी नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर QNP। यह वह दाब है जो मृदा वहन कर सकती है बिना निर्धारित बैठाव के सीमा को लांघे बगैर। इसे QNP द्वारा दर्शाया जाता है। आइए डिज़ाइन के लिए जो हमें धारण क्षमता की आवश्यकता होती है वह जान लें। यह है शुद्ध अनुज्ञेय धारण क्षमता, नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, जिसे QNS से दर्शाया जाता है। यह वह शुद्ध धारण क्षमता है जिसे हम लोग आधार का अभिकल्पन में उपयोग करते हैं। यदि QNP QNS से अधिक है तो ऐसे में नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर होगा QNS के बराबर, और यदि QNS QNP से अधिक है तो ऐसे में नेट अलाउएबल प्रेशर QNP के बराबर होगा। आइए अब अपरूपण की अलग अलग किस्म की विफलताओं के बारे में पढ़ते हैं। विसेक ने 1973 में विभिन्न अपरूपण विफलताओं को, जो कि आधार के नीचे होती हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा था, जिनके नाम दिखाए गए हैं। पहला है जनरल शियर फेलियर, अगला है लोकल शियर फेलियर और तीसरा है पंचिंग शियर फेलियर। आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझें। जनरल शियर फेलियर मुख्यतः बहुत ही सघन और दृढ़ किस्म की मृदाओं में होता है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। यह एक सतत और साफ रूप से दिखाई देने वाला फेलियर है, जिसमें सतह के ऊपर आधार के तल के ऊपर जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। देखिए चित्र ए में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जनरल शियर फेलियर में आधार से जमीन की सतह के बीच में उभार जो दिखाई दे रहा है ये खुल करके दिखाई दे रहा है, तथा ये लगातार बनने वाला एक फेलियर सरफेस है। सघन मृदाएं इस शियर फेलियर में बहुत ही कम संपीड़ित होती हैं फेलियर होने से पहले, अर्थात यह जल्दी होने वाला फेलियर है। इसमें मृदाएं अधिक संपीड़ित नहीं हो पाती हैं और जल्द ही फेल हो जाती हैं। जनरल शियर फेलियर का विकृति वक्र आप देखेंगे तो पाएंगे कि कम सेटलमेंट में ही विकृति
फेलियर तक पहुंच जाती है और मृदा जल्द ही विफल हो जाती है। जनरल में सतत जमीन से बाहर बल्जिंग या उठाव स्पष्ट रूप से आधार के नज़दीक में दिखाई दे जाता है। इसमें आधार फेलियर के साथ साथ फुटिंग या आधार की टिल्टिंग या आधार तिरछा होना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह फेलियर बहुत ही अचानक होने वाला और नुकसानदायक फेलियर है। इसमें जो दाब विकृति वक्र है उसमें अचानक से हुए फेलियर में स्पष्ट रूप से सेटलमेंट फेलियर के पश्चात तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे जाता है। फुटिंग के आधार से काफ़ी दूरी तक इसकी वजह से सतह पर इस फेलियर का प्रभाव दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। इस अवस्था में मृदा जल्द ही अपनी प्लास्टिक संतुलन की अवस्था में पहुंच जाती है, जो धीरे धीरे आधार के एक छोर के छोरों से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है और बाहर की तरफ भी बढ़ता है। बहुत ही कम विकृति पर यह विफलता उत्पन्न होती है, लगभग 5% पर। यह एक भंगुर विफलता है जो खासकर दृढ़ व सघन मृदाओं में उत्पन्न होती है, जिनका घर्षण कोण 36 डिग्री से अधिक पाया गया है तथा घनत्व 70% या रिलेटिव डेंसिटी 70% से ज़्यादा होता है और वॉइड रेशियो 0.55 से कम होता है। अगली विफलता है लोकल शियर फेलियर, जो मध्यम लूज या कम दृढ़ता वाली मृदाओं में पाया जाता है। प्लास्टिकता संतुलन की स्थिति आने से पहले आधार के नीचे की मृदा काफ़ी हद तक संपीड़ित होती है, जो कि जनरल शियर फेलियर से अधिक है। इस फेलियर में विफलता अचानक से नहीं होती है और ना ही इसमें फुटिंग टेढ़ी होती है। मृदा की विफलता की सतह जमीन की सतह से अधिक ऊपर तक नहीं आती है, थोड़ी बहुत दिखाई देती है। इतनी दिखाई देती है कि जमीन से की सतह पर इसकी विफलता का आभास हो सके। अतः कहा जा सकता है कि यह विफलता पूर्णतः स्पष्ट रूप से जमीन की सतह पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस विफलता में जो विकृति होती है या बैठाव होता है वो जनरल शियर फेलियर से काफ़ी अधिक होता है और दाब विकृति वक्र स्पष्ट रूप से इस विफलता को नहीं बता पाता है, क्योंकि दाब विकृति वक्र काफ़ी फ्लैट और सतत रहता है, अपेक्षाकृत रूप से जो जनरल शियर फेलियर में नहीं देखा गया है।